एक बार हैंड रेज कर दीजिए। देखिए, अब कल तक हमने क्लास में क्या पढ़ लिया था? कल तक हमने क्लास में पढ़ा था सेक्शन 10। सेक्शन 10 आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा था कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। क्या बोला था? कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। शब्द ध्यान रखना है आपको। मैंने कहा था, स्क्रीन में एक बार शेयर कर देती हूँ आपसे। हम्म, कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। ये हम सेक्शन 10 में पढ़ के आए थे कि और दो तीन चीजें मैंने आपको बता दी थी। यहाँ तो केस क्या है? ऑलरेडी पेंडिंग है। केस क्या है? पेंडिंग है। और इन्होंने लिखा है कि कोर्ट प्रोसीड विद द ट्रायल नहीं करेगा। तो मैंने आपको बता दिया था कि इंस्टीट्यूशन बार नहीं है। एक बार हैंड रेस कर दीजिए। समझ में आ गया? पारस, आपने कल की क्लास देख ली थी? ठीक है। नो मैम, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, तो एक बार ना कल की क्लास देखोगे तभी थोड़ा समझ में आएगा। आप देख लेना ध्यान से। मैम वो देख ली, अभी इससे पहले वही देख रही थी। ठीक है। तो मैंने कहा कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, तो मतलब इंस्टीट्यूशन बार नहीं है। कोर्ट ऑर्डर तो दे सकता है, बीच में ऑर्डर दे सकता है, ट्रायल शुरू नहीं करेगा बस। ठीक है। लेकिन अब आप आ जाओ सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है? नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। कि वहां तो है प्रोसीड विद द ट्रायल। प्रोसीड मतलब शब्द याद रख लो, चलो ठीक है, इतना दिमाग मत लगाओ। प्रोसीड विद द ट्रायल, प्रोसीड नहीं करेगा ट्रायल। और इन्होंने कहा कि कोई सूट को ट्राई ही नहीं करेगा, ट्राई ही नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ लिखा है सूट और इशू। तो मैम यहाँ पे वहां पे क्या लिखा था? नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल। ठीक है। जहाँ मैटर इन इशू इज इन सूट, इन सब्सिक्वेंट, जो भी सब्सिक्वेंट सूट है उसमें क्या है? डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है। तो वहां था प्रोसीड विद द ट्रायल, और यहाँ पे है नो कोर्ट शैल ट्राई। सूट और इशू। तो बात आप समझना कि यदि सूट भी डिसाइड हो चुका है, यदि सूट भी डिसाइड हो चुका है तो ट्राई नहीं करेगा। और मान लीजिए, जैसे अगेन मैं बोलती हूँ कि कहा क्या कहा, जैसे मान लीजिए सूट है, सूट के मान लीजिए 3 स्टेजेस है। ठीक है। इंक्वायरी चल रही है, बीच में एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, ट्रायल चल रहा है। तो मैंने क्या कहा कि कोई इशू यदि पहली स्टेज पे भी क्या हो चुका है? डिसाइड हो चुका है, तो कोर्ट अब नेक्स्ट स्टेज पे या कभी भी उसको ट्राई नहीं करेगा। शब्द समझ रहे हो मैंने क्या कहा? कि सूट तो ट्राई करेगा ही नहीं करेगा, साथ में इशू भी ट्राई नहीं करेगा। एक बार एंट्रीज करिए। इंपॉर्टेंट है ये, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सूट के साथ में आपको इशू भी रखना है, इशू का भी ध्यान रखना है। अब वही अगेन सेम, वहां पे वही नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, यहाँ है नो कोर्ट शैल ट्रायल एनी सूट और एनी इशू वेयर मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ठीक है। जहां पे फॉर्मर सूट का डायरेक्ट मैटर, जो मैटर इन इशू है, वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली सेम है बिटवीन द सेम पार्टीज एंड पार्टी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। ठीक है। पहले एक बार एक कंसेप्ट समझा दी। तो देखिए, मान लीजिए कि एक कोर्ट है। इस कोर्ट ने क्या करा? इस कोर्ट ने एक केस डिसाइड कर दिया। ये एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है। ठीक है। डिसाइड कर दिया। 10 सेक्शन 10 में क्या था? पेंडिंग है। यहाँ पे मैंने कहा कि डिसाइड कर दिया। अब मान लीजिए कि जो दूसरा कोर्ट है वह सेम मैटर इन इशू, वही ऊपर बिल्कुल एज इट इज ऊपर वाला ही है, कि सेम मैटर इन इशू जो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है और बिटवीन द सेम पार्टीज है। ठीक है। और पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल है। और यहाँ पे एक चीज भी है कि मान लीजिए कि दूसरे कोर्ट में यदि कोई केस आ भी रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे माना कि 100 रुपीज का केस आ रहा है दूसरे कोर्ट में, 100 रुपीज का केस आ रहा है। तो ये जो पहला कोर्ट है ना, ये इस वाले केस को सुनने के लिए भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। समझ में आया? पहला कोर्ट, दूसरा जो इशू हो सकता है, दूसरा जो इशू लग सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसके लिए भी ये कोर्ट क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जिसने पहला केस डिसाइड किया है। समझ में आया क्या पारस, भावना? समझ में आया मैंने क्या शब्द बोला? ऊपर था नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, यहाँ है कोर्ट ट्राई ही नहीं करेगा। वहां तो प्रोसीड विद द ट्रायल, कोर्ट ट्राई नहीं करेगा।
एनी सूट और एनी इशू, सूट भी ना इशू, ना तो सूट ट्राई करेगा, यदि कोई एक इशू डिसाइड भी हो जाता है तो वो भी ट्राई नहीं करेगा। किस में? जहां पर मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है। वहां पे कौन सा सूट था गरिमा? कल कौन सा सूट पढ़ के आए थे? एक सब्सिक्वेंट था और एक और कौन सा था? पहले वाला मैम सूट कौन? डायरेक्टली। नहीं नहीं, एक सॉरी सब्सिक्वेंट सूट सॉरी था। मैम। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट याद कराया यस था कल यस मैम, मैंने। प्रीवियस एंड सब चीज। सबको समझ में आया क्या? मैंने कल एक शब्द याद करवाया था, पी मतलब पहले। वहां पे है कि प्रीवियस सूट के जो सिमिलर चीजें हैं वो सब्सिक्वेंट में आ रही है। यहाँ पे शब्द आता है फॉर्मर सूट, क्योंकि केस पहले से डिसाइड हो चुका है। एक बार हैंड रेज करो, वहां पे आप बार बार शब्द यूज करोगे प्रीवियस सूट, सब्सिक्वेंट सूट, और यहाँ पे आप शब्द यूज करोगे फॉर्मर सूट, कि जब मैटर इट डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट, जो मैटर है, जो हम दूसरे कोर्ट को ट्राई, जो दूसरा सूट है, दूसरा इशू है, वो ऑलरेडी जो उसका मैटर है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली फॉर्मर सूट में सिमिलर था बिटवीन द सेम पार्टीज और पार्टी लिटिगेटिंग अंडर साइड टाइटल। फिर मैंने वापस बोला कि वह कोर्ट, जो फर्स्ट कोर्ट है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस सब्सिक्वेंट सूट को भी ट्राई करने का। तो क्या बोला कि इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है, और सूट इन विच द सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। अगेन वहां पे केस पेंडिंग चल रहा था, आपको याद है नीचे के पैराग्राफ, वेयर सच केस इज पेंडिंग, और 4 तरीके के कोर्ट हमने पढ़े थे। यहाँ पे केस क्या है? ऑलरेडी हर्ड और डिसाइड हो चुका है। समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको वन वर्ड पे समझा देती हूँ। देखिए देखिए, मैंने कहा कि एक पारुल जैन का कोर्ट है, और ये भावना मैम का कोर्ट है। मान लीजिए पारुल जैन 200 रुपए तक का केस सुनती है और भावना मैम 100 रुपीज तक का भी केस सुनती है। तो पारुल कॉम्पिटेंट है ना ऑलरेडी। यदि भावना के कोर्ट में भी केस लगता, तो भावना के कोर्ट के केस को सुनने के लिए पारुल ऑलरेडी कॉम्पिटेंट है। एक बार इस चीज के लिए हैंड रेज कर दीजिए। वहां पे शब्द नहीं था कि दूसरा जो कोर्ट है, आपको भी मधुकर सबको समझ में आया कि जो पहला कोर्ट है, दूसरे कोर्ट को सुनने के लिए, दूसरे कोर्ट का जो केस लगाने वाला है ना कोई इंसान, उसको सुनने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पारुल का कोर्ट था 200 रुपए का, और ये जो भावना का कोर्ट था ये 200 रुपए का कोर्ट था, 200 रुपए की सुनता था। तो पारुल का कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अब केस लग सकता है। अब केस लग सकता है, चाहे पार्टी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल हो, मैटर एंड इशू सेम हो, लेकिन क्योंकि पारुल का कोर्ट जो फॉर्मर कोर्ट है जहां पे फॉर्मर सूट लगा था, वो सब्सिक्वेंट सूट को सुनने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, तब आपका रेस जुडिकेट अप्लाई नहीं होगा। अब आप आ जाइए, पढ़ते हैं। नो कोर्ट शैल ट्राई, याद रखना है वहां पे प्रोसीड विद ट्रायल है। नो कोर्ट शैल ट्राई कोई भी सूट और कोई भी इशू, ठीक है, जहां पे मैटर इन इशू, मतलब ये दूसरे सूट की बात होगी, दूसरे नंबर की, जहां पर मैटर इन इशू इज डायरेक्टली, मतलब 100%, एंड सब्सटेंशियली सब्सटेंशियली सेम, ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टी एंड पार्टी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल। कल मैंने आपको एलआर के बारे में बता दिया था। इनफॉर्मर सूट, कि भाई कोई भी कोर्ट ट्राई नहीं करेगा दूसरे सूट को, जहां पर जो दूसरा सूट है या दूसरा इशू है, जहां पर मैटर इन इशू और जो पार्टी है जो लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल है, वो फॉर्मर सूट में ऑलरेडी हर्ड, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और ये जो पहला कोर्ट है, सॉरी, जो पहला कोर्ट है, ये वाला जो कोर्ट है, ये कॉम्पिटेंट था, इज कॉम्पिटेंट टू हर्ड हियर सच सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है, और जो भी है मैटर वो क्या है?
हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आना चाहिए। यदि आप बेयर एक्ट में पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन हम पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेस जुडिकेटा? और अगेन मैंने आपको बोल दिया कि रेस जुडिकेटा में केस हर्ड और फाइनली डिसाइडेड है। हर्ड फाइनली डिसाइडेड मतलब वही सारे सबूतों तथ्यों को देखकर कोर्ट ने चीज डिसाइड कर दी, कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है। क्या पास कर दिए? कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है। ठीक है, एक चलो मैं बीच बीच में जो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आपको मैं एक चीज बता रही हूँ, एक चीज बताना मुझे, जो जो बोलती जाओ सुनते जाना, चार में से जिसको भी समझ में आए माइक ऑन करना। सूट डिसमिसल, सूट का क्या हुआ? डिसमिसल इन डिफॉल्ट। क्या इस पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? क्या माइक ऑन करिए और बताइए। डिसमिसल इन डिफॉल्ट हुआ तो क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा या नहीं होगा? रेस जुडिकेटा का मतलब समझ गए? कोर्ट सुनेगा नहीं। तो रेस जुडिकेटा मतलब कोर्ट सुनेगा नहीं, तो क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा क्या इस पे? डिसमिसल इन डिफॉल्ट चेक कर रही हूँ मैं आपको लोगों को, आप जितना पढ़ा है बताइए। नो मैम। मैम नहीं ठीक है, होगा। समझ में आया? पारस, मधुकर, जो भी चारों बच्चे हैं, गरिमा, सबको समझ में आना चाहिए कि डिसमिसल इन डिफॉल्ट क्या कोर्ट ने हर्ड और फाइनली डिसाइड किया कि इस केस को? हर्ड एंड फाइनली डिसाइड नहीं किया है, तो इस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीपीसी में क्या बना देगी? प्रो बना देगी। समझ में, बस आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो आपको समझ में आता जाएगा। देखो और बता पूछती हूँ मैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेन, पहले तो ये बताओ रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिग्री है या नहीं है? है मैम। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिग्री है, डीम डिग्री है। क्या इस पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? जल्दी से यस बता मैम। दीजिए। कौन बोल रहा है? एक बार माइक ऑन करिए मधुकर। यस मैम। ठीक है, समझना, मैंने कहा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिग्री है, आप बोल रहे हो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, लेकिन डिग्री और डीम डिग्री में क्या अंतर था? याद है आपको? क्लास में थे आप उस टाइम? थे क्लास में, मुझे डिग्री और डीम डिग्री में क्या अंतर था? कोई बताएगा मुझे? अरे माइक ऑन करो और बताओ, डिग्री और डीम डिग्री में क्या अंतर है? याद मैम है डीम कि डिग्री सारे जो डिग्री के एसेंशियल है वो सारे फॉलो करेगी, पर रेस जुडिकेटा उस पर अप्लाई नहीं होगा। और मधुकर एक बार आप माइक ऑन करिए। रिजेक्शन ऑफ यस प्लेन मैम। क्या है? डीम डिग्री है। मैम मैम जैसे नो कॉज ऑफ एक्शन है तो कोर्ट रिजेक्ट कर देती है प्लेन, तो उसको हाँ डीम तो डिक्री में। डीम डिग्री है, लेकिन डीम डिग्री पे तो आपको मैंने समझाया था ना कि इवन दो ये डिग्री डीम्ड डिग्री है, इस पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है, मतलब नया केस ला सकते हैं। कंसेप्ट ओके। समझ में आया क्या? मैं जब आपको डीम्ड डिग्री और डिग्री में डिफरेंस समझा रही थी, तो इवन तो रिजेक्शन ऑफ प्लेन इज अ डिग्री, डीम डिग्री माना जाता है, लेकिन यही तो अंतर है डिग्री और डीम डिग्री में कि इस पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। समझ, मधुकर आपको समझ में आया? समझ में आ यस गया ना? मैम। ठीक है, कि इवन जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री, रेस्टिट्यूशन ऑफ सूट, रेस्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर इज अ डिक्री, लेकिन कौन सी डिक्री है? ये डीम्ड डिक्री है। और डीम्ड डिक्री की क्या स्पेसिफिकेशन होती है? इवन दो इट इज अ टाइप ऑफ डिक्री बट रेस जुडिकेटा नॉट अप्लाई ऑन द सेम। अप्लाई। ठीक है, रेस जुडिकेट अप्लाई नहीं होता, नया केस लाके लेकर आया जा सकता है। तो जो कंसेप्ट था, जो मेरे मन की चीजें थी जो आपको समझानी थी, वो मैं समझा चुकी हूँ। अब आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आ जाइए। तो एक बात आप समझ गए कि रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि नया सूट नहीं लगेगा, मतलब नो कोर्ट शेल प्रोसीड, नो कोर्ट शेल ट्राई, नया सूट भी नहीं, नो कोर्ट शेल ट्राई, ट्राई नहीं करेगा कोर्ट। आ जाइए नेक्स्ट। अब समझना, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। रेस मीन्स सब्जेक्ट और डिस्प्यूट, जुडिकेटा मीन्स एडजस्ड। माइक ऑफ कर लीजिए। रेस मतलब है सब्जेक्ट और डिस्प्यूट, और जुडिकेटा का मतलब है केस ऑलरेडी एडजस्ड है। तो शब्द की गरिमा वही, एडजुडिकेशन मतलब हर्ड और फाइनली डिसाइडेड है, डिसाइडेड है, एडजुडिकेटेड है। इन अदर वर्ड्स वंस अ मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय, अगेन मैं बोलूं, कॉम्पिटेंट कोर्ट, यहाँ पे शब्द है कॉम्पिटेंट कोर्ट।
heard and finally decided by a competent court, no party can be permitted to reopen it. यदि एक बार केस heard और finally decide हो जाता है किसके द्वारा, competent court के द्वारा, तो कोई भी पार्टी को परमिशन नहीं है उसको ओपन करने की इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन, इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन। और अगेन मैंने कहा था यहाँ पे सूट के साथ साथ क्या है, इशू भी है, इशू भी है कि जब एक इशू हर्ड और फाइनली डिसाइड हो जाता है, द कोर्ट कैन नॉट ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट और द इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट। आपको समझ में आ गया होगा। अगेन बोलती हूँ, ऊपर था नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल वेयर मैटर इन इशू इज सब्सटेंशियली और डायरेक्टली सेम, ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टीज एंड पार्टी लिटिगेटिंग सेम टाइटल इन प्रीवियस सूट, यहाँ पे है इन फॉर्मर सूट, और वेयर द सूट इज पेंडिंग, वो चार तरीके की कोर्ट है। और यहाँ क्या लिखा है, नो कोर्ट शैल ट्राई या नो कोर्ट शैल ट्राई प्रोसीड, है ना, एनी सूट। और अगेन मैं सूट के साथ आपको क्या पढ़ना है रेस जुडिकेटा में, इशू, कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, ठीक है, वेयर द मैटर इन इशू इज सब्सिक्वेंट इज डायरेक्टली और सब्सिक्वेंटली सेम इन द फॉर्मर सूट, in the former suit between the same parties and party litigating under same title, and जो वो फॉर्मर कोर्ट है वो सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, और मैटर क्या होना चाहिए, हर्ड और फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। डन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट, जैसे कल मैंने एक केस याद करवाया था, कोई बताएगा कौन सा केस याद करवाया था सेक्शन 9 में? ऐसे मत करो, कितना कितना ना, वो तो कितना इजी केस था। कोई बताइए कौन सा केस याद करा था हमने? दूल्हाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी याद नहीं करा था? याद करते जाओ, जो जो केस मैं बोलूं उनको याद करते जाओ। वो बताया था नहीं बताया था? बताया था गरिमा, दूल्हाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी? यस नहीं, मैम। याद होना चाहिए आप सभी को। भाई मैंने बोल दिया ना, मैं बहुत कम केस बोलती हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया तो मतलब आपको याद करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, दूल्हाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और एक बार ये बता दीजिए, आप सभी के पास में एमसीक्यू की बुक है या नहीं है? है चारों के पास में एमसीक्यू की बुक? यस देखो ना, मैम। है पारस आपके पास में? नो यस मैम, मैम। अभी नहीं है। बुक मंगा लो। आपको एक तो मैं कल भी बोल रही थी, सीपीसी और बीएनएसएस एमसीक्यू के बिना, भाई आपको समझ में, देखो कंसेप्ट समझ में आ गया, खुद को जज करना आना चाहिए। आपके सामने केस आया तो आपको पता तो होना चाहिए, रेस सब जुडिस का है, रेस जुडिकेटा का है ना। पारस बुक मंगा लेना, मुझसे लिंक ले लेना, ठीक है, मैं एमसीक्यू की बुक बता दूंगी, वो ले लेना आप। अब आ जाइए, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना मैम है? वो लिंक एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ, वो परीक्षा मंथन की बुक है, नॉर्मल, जो ओके मैम। जैसे आप तुमने ले ही रखी होगी परीक्षा मंथन की, तो जी वही मैम। है, ठीक है, चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज है, ले लो। देखो आप बुक यदि आपके बाहर पड़ोस में मिल रही है, ठीक है, यदि आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, ऑनलाइन मंगाने में करोगे तो 4-5 दिन और चले जाएंगे। मैं सही बोल रही हूँ, आपने 1 घंटा ये पढ़ा, क्लास करी, उसके बाद में जस्ट 15 मिनट में एमसीक्यू लगा लो, मन में खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, नहीं तो वही सीपीसी इतना बड़ा है, बीएनएसएस इतना बड़ा है, आगे जाते जाते, अभी हम बीएनएसएस की क्लास कर रहे हैं, जैसे गरिमा मेरे साथ में क्लास में, आगे जाते इतना हम लोग इतना से ही पढ़ चुके हैं अभी सेक्शन, लाइक 150 तक ही हम आए, लेकिन हमको लगने लग गया बीएनएसएस कितना ज्यादा है। भाई अभी तो शुरू हुआ है, 151 पे तो शुरू हुआ है, बीएनएस इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई हो। तो आप जैसे सेम ये, कि जैसे सीपीसी है, सीपीसी बीएनएसएस के कंपैरिजन में बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ट्रिक याद आ जानी चाहिए। जैसे मैंने एकदम से आपसे पूछ लिया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिग्री, और मधुकर सर ने बोला कि हाँ रेस जुडिकेट अप्लाई होगा, लेकिन मैंने जस्ट तीसरी चौथी क्लास पे ही मैंने बता दिया था कि रेस जुडिकेटा क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डीम्ड डिग्री पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों आपको ध्यान रहेगी ना, तो आप अच्छा सीपीसी में बेहतर कर पाओगे, ठीक है। और मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे मतलब छोटा बच्चा होता है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता सीपीसी के बारे में, तो मैं वैसे ही पढ़ा रही हूँ आपको कि भाई ट्रिक समझ जाएंगे ना, तो आप लास्ट में आते आते आपको लगेगा क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखो द प्रिंसिपल ऑफ, अब ये एक इंपॉर्टेंट केस कल मैंने आपको याद करवाया था, दूल्हाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, रेस जुडिकेटा का पहला केस आपको याद रखना है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। दो केस हो गए, क्लास की आज चौथी या पांचवी क्लास है, ठीक है, और क्लास में मैंने आपको सिर्फ दो ही केस याद करवाए, एक मैंने दूल्हाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी सेक्शन 9
कि सेक्शन 9 को बार किया जा सकता है स्पेशल राइट से। और ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौन सा, नवाब हुसैन। ठीक है, ये सेक्शन 11 के बारे में बोलता है कि रेस जुडिकेटा रिट पेटिशंस पर भी अप्लाई होता है। किस पर अप्लाई होता है, एक बार रिट डिसाइड हो गए आप नहीं दोबारा लगा सकते हो, लेकिन हैबियस कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होता। याद रखोगे क्या बोला मैंने, कि रेस जुडिकेटा रिट पेटिशंस पर भी अप्लाई होता है, लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं होता, किस पे अप्लाई नहीं होता, हैबियस कॉर्पस। हैंड रेज करो, याद रहेगा जिंदगी भर हैबियस कॉर्पस, टू हैव योर ओन बॉडी, हमेशा जिंदगी लाइफ टाइम याद रखना है कि क्वेश्चन आता है आपका प्री का क्वेश्चन, मींस का क्वेश्चन, कि रेस जुडिकेटा रिट पे भी अप्लाई होता है। तो यस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, इस रेस जुडिकेटा रिट्स पर भी अप्लाई होता है, लेकिन कहाँ अप्लाई नहीं होता, हैबियस कॉर्पस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब आ जाइए डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, 3 डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है। कौन सी 3 डॉक्ट्राइन पे, कि वही अगेन पारुल और गरिमा के बीच में ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुका है। अगेन अब क्या गेम ही चलता रहेगा, फिर गरिमा लगा देगी, फिर पारुल लगा देगी, फिर पारुल लगाएगी, फिर गरिमा लगाएगी। क्या ये इंटरेस्ट है, किसके इंटरेस्ट में है, स्टेट के इंटरेस्ट में है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। समझ में आया, सब इंटरेस्ट रेप्लिका उट सिट फिनिस लिटियम, याद आपको ये 3, तो ये तो बचपन मेरे को, बाकी तो याद नहीं है, कोई भी याद नहीं है, ये सिर्फ ये लेडिन मैक्सिम्स याद हैं 3, क्योंकि ये आपको लिमिटेशंस में काम में आती है ना, और ये आपको रेस जुडिकेटा में काम में आती है। देखो इंटरेस्ट रेप्लिका, इंटरेस्ट रिपब्लिका, इंटरेस्ट मतलब रिपब्लिका मतलब राज्य, राज्य के इंटरेस्ट में है उट सिट फिनिश लिटियम, जो लिटिगेशन है उसको फिनिश, उसका क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन, देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन। डन, पहली मैक्सिम उट सिट फिनिश लिटियम, इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिश लिटियम। ठीक है, सेकंड आपको जो याद रखनी है कि मान लीजिए अगेन पारुल वर्सेस गरिमा, पारुल जीत गई यहाँ पे, पारुल को मिल गए 1 लाख रुपए। अब पारुल बोलती है कि भाई मुझे तो 1,20,000 रुपए चाहिए। ठीक है, केस डिसाइड हुआ है, अगेन पारुल वर्सेस गरिमा। तो गरिमा का क्या दिमाग खराब है क्या, बार 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 यहाँ पे क्या करेगी, बार बार यही काम करती रहेगी क्या, पारुल केस लगा रही है, अभी फिर 1,20,000 दिला दिए, फिर पारुल बोली नहीं मुझे 1,50,000 चाहिए। गरिमा को वही कौन सा आर्टिकल है, नो पर्सन शेल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कोज, कौन सा आर्टिकल है, कोई बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, भाई आप लॉ के स्टूडेंट्स हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जल्दी बताइए कौन सा आर्टिकल है, बताइए आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, अगेन भाई आर्टिकल 20 नहीं है क्या, आप लोग कौन कौन सी सेमेस्टर में हो, जल्दी से बताइए। भावना मैम आप क्या कर रहे हो अभी, मैम कंप्लीट हो गया एलएलबी। आर्टिकल 20 याद नहीं था आपको, थोड़ा बहुत तो पता होगा यस मैम। कॉन्स्टिट्यूशन का। गरिमा यस मैम, मैम कंप्लीट है एलएलबी, अभी तो हुआ आपको है। आर्टिकल 20 नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन का, मैम रिकॉल नहीं हो पाया। अरे तो ये चीजें रिकॉल होने की है ही नहीं, ये माइंड में होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसे इस तरीके से क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये रिकॉल होने की चीजें नहीं है, तो कॉल ही कॉल होना है ये आर्टिकल 20 को। मधुकर सर, पारस मैम, यस मैम, डबल जेओपार्डी। याद है ना, तो माइक ऑन यस करके मैम। बोलना सीखो, मेरे से कुछ मत सीखो, मेरे से आप बोलना सीखो। मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे ही माइक ऑफ करके बैठी रहती थी, मैं भी ऐसे शांत सी इंसान थी कि नहीं बोलना, लोगों के सामने नहीं बात। भाई गलत बोलो, कम से कम बोलोगे तो, जैसे आपने आज गलत बोला, लेकिन मैंने आपको सही कर दिया, आपको आप फिर उसके बाद गलत नहीं बोलोगे उस चीज को। समझ रहे हो पारस मैम, क्या पढ़ रहे हो आप, यस, यस मैम, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो आप, यस मैम। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। आर्टिकल 20 डबल जियो पार्टी, किसी भी व्यक्ति को पनिश और प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, ये चीजें भूलने वाली नहीं होती है। रिकॉल करने की बात तो दूर की बात है, इन चीजों को भूलना ही नहीं है। आर्टिकल 20 पूरा इंपॉर्टेंट है। देखो, नेमो डेविड विस वेक्सारी, लिस वेक्सारी नहीं है, विस वेक्सारी, नेमो डेविड विस वेक्सारी प्रो उना इडम कॉजा, नो मैन शेल बी वेक्स्ड शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, कि अब गरिमा को बार बार आप सेम कॉज के लिए क्या नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, वैक्स नहीं कर सकते।
फिर रेस जुडिकेटा प्रो वेरिएट ऑक्यूपड है कि जो भी जुडिशियल डिसीजन होते हैं हमें मान लेना चाहिए कि वो करेक्ट है। समझ में आया? हमने अभी तक डेफिनेशन याद करी है, नो कोर्ट शैल ट्राई, फिर उसके बाद में हमने सिर्फ एक केस लॉ याद करा है, कुछ भी याद नहीं करा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। उसके बाद में हमने क्या याद, ये मैं आपको 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करा रही हूँ कि नो पर अब आपको देना है भाई, जुडिशरी सबका उद्देश्य है कि जुडिशरी देना है। फिर आपको क्या लिखनी है, 3 लैटिन मैक्सिम लिखनी है, नो पर्सन शेल बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम, और इंटरेस्ट रिपब्लिका, और हर जुडिशियल डिसीजन ये मान लिए जाते हैं कि वो करेक्ट है। ठीक है, डन। अब आ जाइए इसके अंदर कितने तरीके की एक्सप्लेनेशन है, 8 तरीके की एक्सप्लेनेशन। कितने तरीके की एक्सप्लेनेशन है? 8 तरीके। दिखने में ज्यादा लगती है ज्यादा, लेकिन है नहीं ज्यादा। आ जाइए दिखाती हूँ मैं आपको, पहले याद करते हैं। बिल्कुल सिंपल। सुनो, सबसे पहले होता है फॉर्मर सूट। समझना, फॉर्मर सूट का मतलब क्या हुआ है, जो केस पहले डिसाइड हो चुका है। केस डिसाइडेड फर्स्ट irrespective of date of institution। और मैं अभी वापस बोल रही हूँ, यदि पूरी क्लास लोगे बिना रिकॉर्डिंग, आप ये लोगोगे ना कि रिकॉर्डिंग ले लेंगे, यदि पूरी क्लास लोगे तो सीपीसी आपके वाकई टिप्स पे होगा। ठीक है, तो हमने बोला केस डिसाइडेड फर्स्ट irrespective ऑफ डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? फॉर्मर सूट का मतलब क्या है, केस डिसाइड। अब जैसे समझना, बिल्कुल माइंड को वो रखना कि 1 तारीख को सूट लगा, 1 अप्रैल 2024 को सूट पेंड चल लगा लगा, मतलब अभी डिसाइड नहीं है, तो हर्ड और फाइनल डिसाइड नहीं, मतलब पेंडिंग है। क्या बोला मैंने? सूट लगा 1/4/2024 को, ये सूट पेंडिंग है। और सूट लगा 1/6/2024 को। ठीक है, ये सूट मतलब यहाँ पे वही पारुल वर्सेस गरिमा है, और यहाँ पे गरिमा वर्सेस पारुल है। क्या ऐसा हो सकता है क्या गरिमा मैम? यहाँ पे सूट लग रहा है पारुल वर्सेस गरिमा, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, यहाँ पे सूट है, यहाँ पे केस है गरिमा वर्सेस पारुल। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बताइए पहले यस तो। मैम। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। क्यों हो सकता है, ये भी बता दीजिए। मैम क्योंकि अभी ये वाला केस पेंडिंग है ना, तो तो वो सूट फाइल तो हो सकता है लेकिन वो ट्राई नहीं होगा, प्रोसीड डन, नहीं होगा। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया क्या? पारस मैम, यदि आपने क्लास नहीं ली है तो 3 क्लास ले लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। मधुकर सर, समझ में आ गया कि सूट का इंस्टीट्यूशन बार नहीं है, सूट का ट्रायल बार है, इंस्टीट्यूशन बार नहीं है। तो सूट तो लग सकता है भाई, सूट तो लग सकता है। कोर्ट को बीच में पता चलेगा ये केस तो ऑलरेडी पेंडिंग है, बाद में पता चल रहा है कोर्ट को केस ऑलरेडी पेंडिंग है। लेकिन अब समझना, फॉर्मर सूट का मतलब, यदि नॉर्मल व्यक्ति होता जिसने कम सीपीसी पढ़ा है, उसको लगता है फॉर्मर सूट मतलब जो सूट पहले लगाए। तो मैंने ऊपर क्या बोला, केस डिसाइडेड फर्स्ट irrespective ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ डेट। इंस्टीट्यूशन ऑफ डेट से हमें कोई मतलब नहीं है, यदि ये केस पहले डिसाइड हो जाएगा। ये केस पहले डिसाइड, बिल्कुल ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, ये केस पहले डिसाइड हो जाएगा, तो अब इस केस पे क्या हो जाएगा, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा कि खत्म, लग भी गया तो खत्म, बीच में ही खत्म, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। फॉर्मर सूट का मतलब होता है केस डिसाइडेड फर्स्ट irrespective ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। आ जाइए पहला पढ़ते हैं, former suit. The expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question, whether or not it was instituted prior thereto। ठीक है, हमें ये जब आप बेरक में देखोगे, बेरक में जो लैंग्वेज मैंने बोली थी वो लिखी हुई, जस्ट मैंने नोट्स के प्रोस्पेक्टस से लिख दी कि जो सूट पहले डिसाइड हुआ है irrespective ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। सेकंड, सिंपल सी बात है, इसको कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, हर कोर्ट को क्या माना जाता है, हर कोर्ट को कॉम्पिटेंट माना जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी अपील कहाँ लगती है, उससे कोई भी फर्क नहीं है, हर कोर्ट को कॉम्पिटेंट माना जाएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन डन कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट शेल बी डिटरमाइंड, माना जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस कोर्ट की अपील कहाँ लगती है, जैसे पारुल है मान लीजिए, और यहाँ पे भावना है,
पारुल की कोर्ट की अपील मान लो कि हाई कोर्ट में लगती है, ऐसे ही मान लो रेंडमली, और भावना की कोर्ट की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगती है, तो कहने को तो पारुल का कोर्ट आपको ज्यादा कॉम्पिटेंट लगना चाहिए कि यार डायरेक्ट हाई कोर्ट में चली जाएगी इसकी अपील। भावना की थोड़ा कम कॉम्पिटेंट लगना चाहिए, यार इसकी थोड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली जाएगी, ठीक है, नीचे लेवल के कोर्ट में जाएगी। नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपील कहाँ लगती है, चाहे पारुल के कोर्ट ने केस डिसाइड किया हो, चाहे भावना की कोर्ट ने केस डिसाइड किया हो, दोनों कोर्ट के कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। एक्सप्लेनेशन थर्ड, नंबर थर्ड, व्हाट इज मैटर इन इशू। लिखा नहीं है यहाँ पे, लिखना पड़ेगा आपको। व्हाट इज मैटर इन इशू, क्या होते हैं इशू, कोई बताएगा? इशू क्या होते हैं, कोई बताएगा क्या? इशू नाम से ही पता चल रहा है, इशू मैम मैंने जिन जहाँ, पर कोर्ट को पूरा केस बेस्ड होता है। जिस पर पूरा केस बेस्ड होता है, जिस पर पार्टी वेरियांस में है। यदि एक पार्टी बोल रही है आपका नाम पारुल है, दूसरी पार्टी बोल रही है आपका नाम पारुल है, तो इट इज नॉट अ इशू, इट इज नॉट एन इशू। लेकिन पार्टी इज एट वेरियांस, एक पार्टी एलिस्ट कर रही है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, देन इट बिकम्स एन इशू। डन। तो थर्ड नंबर है व्हाट इज एन इशू। Third number, matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party either denied or admitted। चलो छोड़ो, इतना ही नहीं, याद रख लो डिनाइड, डिनाइड क्योंकि आपको ये ऑर्डर 14 में भी काम में आएगा। डिनाइड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर, क्योंकि यहाँ पे पता है एडमिट वर्ड क्यों लिखा हुआ है? एडमिट वर्ड है कि मान लीजिए कि ऐसे अननेसेसरी कोई ना फियर कोअर्जन करके एडमिट करवा रहा हो, लेकिन कोर्ट को लगता है कि नहीं ये एडमिशन गलत है, तब उसको इशू बनाते थे। लेकिन जनरली alleged by one party and denied by the another party। Done। पहला एक्सप्लेनेशन फॉर्मर सूट के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बता दिया फॉर्मर सूट। इस क्वेश्चन से, मतलब इस एक्सप्लेनेशन से काफी आपके फ्री के क्वेश्चन मिलते हैं। आपके पास में यही क्वेश्चन आएंगे, अभी आप मतलब जब देखोगे ना इनके क्वेश्चन, तो आपको देखने को मिलेंगे, आपको डेट लिख के देंगे वो लोग, डेट लिख के देंगे, और उस डेट पे आपको बोलेंगे कि ये केस पहले लगा था, ये केस पहले लगा था, फिर ये केस पहले डिसाइड हुआ, तो कौन सा सूट फॉर्मर सूट होगा, किस सूट के कारण रेस जुडिकेट अप्लाई होगा। तो आपको मैंने बता ही दिया कि इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंस्टीट्यूशन कब हो रहा है, फॉर्मर सूट का मतलब है जो पहले डिसाइड हुआ है। अब आ जाइए, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, कंस्ट्रक्टिव का मतलब एक्चुअल में है नहीं, बनाया गया है रेस जुडिकेटा, ठीक है, माना गया है, डीम्ड माना गया। अब जैसे वही सेम यहाँ पे 2006 है, 2007 है, 2008 है, ठीक है। पारुल जैन ने 3 साल से किराया नहीं दिया है, 2006 का भी नहीं दिया, 2007 का भी नहीं दिया, 2008 का भी नहीं दिया। मान लीजिए कि वो पारस मैम है, 2009 में इनको केस लगाना है, तो पारस मैम कौन कौन से साल का केस लगाओगे आप? कि भाई पारुल ने कब से वो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, कब से रेंट नहीं दिया है वो पारुल ने, कौन से साल का लगाओगे भाई, कौन करके बताएगा? 2006, 7, 8 तीनों का लगाएंगे। कॉमन सेंस है ये, तो तीनों का लगाना चाहिए। अब मान लीजिए कि लगाते हो आप 2007 और 2008 का, तो कोर्ट क्या बोल रहा है कि भाई इस पर क्या अप्लाई हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। जो मैटर लाए जा सकते थे या डिफेंस में लाए जा सकते थे, आप नहीं लेकर आए, तो हमारी गलती थोड़ी है। अभी आप बोलो कि मान लीजिए कि 1.5 लाख इसका है, 1.5 लाख इसका है, 1.5 लाख इसका है, तो आपने 3 लाख के लिए मांगा। अब क्या 1.5 लाख के लिए नया सूट लेकर आ सकते हो क्या पारस मैम, जो 2006 का था? नहीं नो लेकर आ मैम। सकते। ना 2008 के लिए ला सकते, यदि मान लीजिए 2006 और 2007 के लिए लेकर आ गए, 2008 के लिए भी आप नहीं लेकर आ सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है। अब आ जाइए इसकी डेफिनेशन, कौन से एक्सप्लेनेशन में, जल्दी से माइक ऑन करके सब बोलिए, कौन से एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में? 4। सेक्शन नंबर 11 और एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में वर्ड नहीं दिखेगा, लेकिन आपको याद रखना है इट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। एक बार हैंड रेस करिए, मैं जो समझाना चाह रही थी समझ गए, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। अब अपन पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। देखिए, मैटर, अब मैटर कभी आपने शब्द सुना, ऑट टू, वुड हैव, अराइज किए जा सकते थे, शब्द जब हम सकते थे की बात करते हैं,
तब ये शब्द आते हैं ought to, might, would be, taken with. तो any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack, ऐसे मैटर जो might और ought to have been ground of defense और attack के ground बन सकते थे. Any matter which might and ought to have been ground of defense or attack in such former suit but not be taken. यहाँ पे लिख दो, एक लाइन लिख देना अपने नोट्स में. मैंने कल आप सबको नोट्स शेयर कर दी थी. बट नॉट बी टेकन, ऐसे इस पॉइंट, द पॉइंट which might and would have been become a ground of defense or attack in former suit but not become, बनाई नहीं पार्टी ने, then it shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit. ये माना जाता है कि ये मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है. यदि आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आए तो ये मान लो, ये बोल दो, any matter or any issue which might or ought to be taken as ground of attack or defense in former suit but it is not taken, then constructive res judicata apply. आप उस इशू पर नया वाद नहीं ला सकते हो. इन्होंने ये लिखा कि उसे क्या मान लिया जाता है, मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम मान लिया जाता है. याद रखना है. सेक्शन नंबर 11, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 डन. आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर 5. आपने कोई रिलीफ मांगी और डिक्री में नहीं लिखी वो रिलीफ, तो क्या मान लिया जाएगा कि रिलीफ रिफ्यूज कर दी गई है. सिंपल. मैंने कहा मैंने कोई रिलीफ मांगी, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये मांगे, डिग्री में नहीं लिखे 50,000, तो क्या प्रिज्यूम कर लो, ये प्रिज्यूम कर लो कि वो 50,000 कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिए. क्या कर दिए, रिफ्यूज कर दिए. 5 एक्सप्लेनेशन. नंबर 1 फॉर्मर सूट. नंबर 2 व्हाट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, मतलब व्हाट इज क्या, हर कोर्ट कॉम्पिटेंट है. नंबर 3 व्हाट इज मैटर इन इशू, the issues which is alleged by one party and denied by another party. What is constructive res judicata, all the issues which could have been taken, which might have been taken, which ought have been taken, which would have been taken in former suit but not taken by the party, then constructive res judicata apply. ठीक है, क्योंकि उन्हें मान लिया जाता है मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू इन इशू. पॉइंट नंबर 5 what is relief, मतलब relief claimed but not granted in the decree, इसे प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि रिलीफ रिफ्यूज कर दी गई है कोर्ट के द्वारा. एक्सप्लेनेशन नंबर 6, इट इज, आपको कई बार पढ़ने को मिलेगी एक्सप्लेनेशन नंबर 6. ऑर्डर 1 रूल 8 में मिलेगी, तो अपने बेयर एक्ट में यहाँ लिख लेना साइड में. ऑर्डर 1 रूल 8 में भी पढ़ोगे आप. कहाँ कहाँ पढ़ते हो रिप्रेजेंटेटिव सूट, आप पढ़ते हो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 में. सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन नंबर 6 में पढ़ते हो और ऑर्डर 1 रूल 8 में आप पढ़ते हो. अब आ जाइए अगेन. रिप्रेजेंटेटिव सूट मतलब किसी व्यक्ति, मतलब 10 व्यक्ति है मान लो, इसके बिहाफ पर सूट कौन इंस्टीट्यूट कर रहा है, मोहन इंस्टीट्यूट कर. मतलब ये जो 10 व्यक्ति है इनका प्राइवेट या पब्लिक इंटरेस्ट है उस सूट में जो मोहन ने इंस्टीट्यूट किया. तो मान लीजिए कि मोहन के फेवर में सूट डिसाइड हो जाता है या मोहन के अगेंस्ट सूट डिसाइड हो जाता है, तो इट शैल बी प्रिज्यूम कि इन 10 लोगों के अगेंस्ट या फेवर में सूट डिसाइड हो गया. क्योंकि क्या कर रहे थे आप लोग के बिहाफ पर मोहन रिप्रेजेंट कर रहा था. आई होप समझ में आ गया. वो पार्टी लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल पार्टीज, तो भाई मोहन मोहन आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था. अब ऐसे तो नहीं बोल सकते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे श्रुति है, यहाँ पे भावना है, यहाँ पे पारस है या मधुकर सर है, ठीक है, जो भी है, गरिमा है, पारुल है, तो आप बोलोगे मैं तो सुपर इंटेलिजेंट हूँ, यहाँ तो मोहन है. हम तो जब बात करते हैं रेस जुडिकेटा में तो क्या बात करते हैं कि पार्टीज अंडर सेम टाइटल. तो भाई आप लोग रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है आपको मोहन, तो आप लोगों पर भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा. आ जाइए. Doctrine of res judicata applies to representative suit, also to the public interest litigation. PIL लगती है ना, उस पे भी अप्लाई होता है. And it must be proved that the previous litigation was public interest litigation and not by the way of public private grievance. ठीक है, सिंपल सा कि रिप्रेजेंटेटिव सूट पे भी अप्लाई होता है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पर भी अप्लाई होगा. एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होता है. एक्सप्लेनेशन नंबर 7 एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी अप्लाई होता है. और एक्सप्लेनेशन नंबर 8 आज ये मैं बताती हूँ इसको.
क्या होता है लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन। इस एक्सप्लेनेशन के आगे आप लिख देना लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन। समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 ये कोड है, वही अगेन मान लीजिए वही भावना का कोड है और यहाँ पे पारुल का कोड है। लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। आपको मैंने बोला था कि आप 200 रुपए तक का, मतलब चलो ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपए तक का सूट क्लेम कर सकती है पारुल, यहाँ पे पारुल 200 रुपए तक का सूट क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे भावना कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी? क्या बोला मैंने कि भावना कॉम्पिटेंट नहीं थी, ये मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन मान लीजिए इस 200 रुपए के सूट में कोई एक पॉइंट ऐसा है जो 100 रुपए का पॉइंट है, जो पारुल डिसाइड कर सकती थी। पहले मैंने कंसेप्ट क्या बोला, पूरी बात समझिए। एक मैंने बोला ये पार्ट में नहीं है, ये 200 रुपीज पार्ट में नहीं है, ये भी पार्ट में नहीं है, कि भावना का कोट 100 रुपीज फिक्स 100 और पारुल का जो कोट है फिक्स 200। पैसों की भी बात नहीं मानते, चलो मान लेते हैं यहाँ पे अबीर नाम की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मन्नत नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्या ये चीज डिवाइड हो सकती है क्या, कोई भी बताइए। ये अब मान लीजिए कि ये जयपुर में प्रॉपर्टी है और ये जोधपुर में प्रॉपर्टी है, तो पारुल क्या कॉम्पिटेंट है क्या? नहीं कॉम्पिटेंट है, कट टूट नहीं सकती ये प्रॉपर्टीज टूट नहीं सकती हैं, ये प्रॉपर्टी टूट नहीं सकती है। पारुल भावना अबीर का ही करेगी, पारुल मन्नत का ही करेगी, क्योंकि डिसाइड मतलब अलग अलग, सबका अलग अलग डिसाइड है, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 इशू, पारुल को जो भावना थी कॉम्पिटेंट थी 5 इशू डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इशू है, और यहाँ पे कोर्ट में सूट पारुल जो इशू है, वो जो पारुल का कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट है 10 इशू डिसाइड करने के लिए या 8 इशू डिसाइड करने के लिए। लेकिन ये 5 इशू सेम है जो भावना का कोर्ट डिसाइड कर सकता था। कंसेप्ट समझ रहे हो क्या मैंने क्या बोला? एक बार हैंड रेज करो। 5 इशू, ये जो 5 इशू है वो 5 इशू सेम है, 5 इशू सेम है सब्सिक्वेंट सूट में। तो ये बोल रहा है चाहे भावना के कोर्ट के पास में लिमिटेड जुरिडिक्शन हो, तब भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि पारुल के कोर्ट तो 8 इश्यूज वो कर सकती है और भावना का कोर्ट तो 5 इशू, तो ये जो 5 इशू है ना, ये 5 इशू इन पर रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। आप 3 इशू चाहे पारुल के कोर्ट में लगा दो, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों को ये सेक्शन समझ में आता है, मैं ये एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, लिटरली बहुत बहुत कम लोगों को। मुझे समझने में 5 साल लग गए थे जब, ठीक है, मैं 6 साल से पढ़ रही हूँ, तो मुझे 5 साल लग गए इसको समझने में कि क्या बोलना चाह रहा है। आ जाइए, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन। बहुत समराइज्ड वे में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज अगेंस्ट द डिसीजन गिवन अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन एन इशू मतलब वो 5 इशू या एन इशू heard or finally decided by court limited shall operate res judicata, ठीक है। यदि आपको नहीं भी समझ में तो बेयर इसके नीचे लिख लो, वो लिख लो कि पारुल, ये भावना का कोर्ट है, ये 5 इशू डिसाइड कर सकता है, और ये पारुल का कोर्ट है, यदि 8 इशू डिसाइड कर सकता है, तो 5 इशू जो हर्ड और फाइनली डिसाइडेड है, लिमिटेड जुरिडिक्शन, लिमिटेड है ना, कम है इसका, तो शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, रिपीट करते हैं हम डेफिनेशन रेस जुडिकेटा की। नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशू, याद रखना है, साथ में पढ़ना है, इशू इशू भी ट्राई नहीं किया जा सकता रेस जुडिकेटा। नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशू whether matter is directly or substantially same between the same party and party litigating under same title in former suit। प्लस आपको एडिशन में क्या लिखना है यहाँ पे, ये जो पहला वाला कोर्ट है जो सब्सिक्वेंट सूट है उसको सुनने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और उसने पहले जो इशू है सूट है हर्ड और फाइनली डिसाइड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन की रेस जुडिकेटा रिट पेटिशंस पर भी अप्लाई होता है। 5 तरीके की रिट होती होगी, ये तो मैं मानती हूँ कि समझ में आती है आपको 5 तरीके की रिट। कोई भी 3 रिट का नाम बताइए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिट का नाम बताइए 3, माइक ऑन करके थोड़ी सी मैम सर्जरी, प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस और मैम मैंडेमस, कोवारंटो, कोवारंटो, मैंडेमस, ये 5 तरीके की रिट्स होती है।
ठीक है। हेबिस कॉर्पस में होता है टू हैव योर ओन बॉडी। ठीक है, अभी इतना मैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। 5 तरीके की रिट होती है, तो सब पर अप्लाई होता है एक्सेप्ट हैबिस कॉर्पस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। 3 तरीके के इसके इस 3 प्रिंसिपल पे अप्लाई है कि हर कोर्ट को कॉम्पिटेंट माना जाता है, किसी भी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा चीजों के लिए वैक्स नहीं किया जाएगा 2 बार। फिर हमने बोला कि यह राज्य के इंटरेस्ट में है। क्या है राज्य के इंटरेस्ट में? कि केस का जो लिटिगेशन है वो खत्म होना चाहिए। फिर मैंने आपको बोला 8 तरीके की एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 विच इज फॉर्मर सूट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंस्टीट्यूशन कब हुआ हो, लेकिन जो सूट पहले डिसाइड हो गया वो फॉर्मर सूट बन जाएगा। उसके उसके बिहाफ पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। इशू नंबर 2, सॉरी, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, हर कोर्ट को कॉम्पिटेंट माना जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी अपील कहाँ लगती है। पॉइंट नंबर 3, एक्सप्लेनेशन नंबर 3, व्हाट इज मैटेरियल इशू। सारे इशू जो एलिज्ड बाय वन पार्टी है और डिनाइड और एडमिटेड। चलो शब्द तो समझ में आ गया ना, एडमिटेड क्यों है, वर्जन से कर लिया तो याद कर लो कि कि एलिज्ड बाय वन पार्टी है और डिनाइड और एडमिटेड बाय अनदर पार्टी। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, ऐसे बिंदु जो अटैक और डिफेंस के पॉइंट बन सकते थे पहले, लेकिन आपने नहीं बनाए, तो ये मान लिया जाएगा कि मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम है। आप फर्दर सूट नहीं ले, फर्दर आप रेस जुडिकेटा से बाहर हो जाओगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, आपने रिलीफ मांगी, रिलीफ नहीं लिखी है डिक्री में, तो क्या मान ली जाएगा? प्रिजम्पशन मान ली जाएगी कि रिलीफ को रिफ्यूज कर दिया। एक्सप्लेनेशन नंबर 6, रेस जुडिकेटा रिप्रेजेंटेटिव सूट और पीआईएल पे भी अप्लाई होता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 7, रेस जुडिकेटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी लगता है। एक बार एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग हो गई, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 8, यदि एक कोर्ट जो लिमिटेड जुरिडिक्शन का है उसने भी इश्यूज डिसाइड कर दिए हैं तो भी रेस जुडिकेटा ऑपरेट हो जाता है नेक्स्ट सूट के लिए। बस सब हैंड रेस कर दो, याद हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बहुत हवा रहता है रेस जुडिकेटा, लेकिन जब आपके कंसेप्ट मन में बस गया, दिल में बस गया, तो समझ में सब आता है, सब आता है। इससे ज्यादा नहीं पूछना आता। आ जाइए, अब हम क्या क्या डिफरेंस देखते हैं रेस जुडिकेटा में और रेस सब्जुडाइज में। क्या डिफरेंस होगा? पहला डिफरेंस कोई बता दीजिए, रेस जुडिकेटा मैम और वहाँ रेस। पर क्या है? मैम रेस जुडिकेटा में ट्राई, हाँ, नो ये नहीं कोर्ट लिखो, शैल ट्राई, ये मत एंड लिखो, इधर ये हमने हमारे याद, हमने डेफिनेशन के मकसद से याद करा है। ये डेफिनेशन के मकसद से याद करा है। एक सबसे बेसिक बेसिक डिफरेंस बताओ। मैम रेस सब्जुडाइज मैम प्रीवियस सूट पे लगता है और रेस जुडिकेटा मैम फॉर्मर सूट पे लगता है। ठीक है, ये भी एक तरीके के डेफिनेशन का पार्ट था। वेरी इंपॉर्टेंट कोई पार्ट, वो डिफरेंस तो बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम रेस। रेज हम्म सेक्शन 10 जो है वो पेंडिंग शूट पे वो लगता है, और फिर सेक्शन 11 जो है जो पहले डिसाइड हो चुका है उस पे लगता है। दिस इज मेन डिफरेंस, सबको याद रखना है। सबसे पहला डिफरेंस एग्जामिनर आपकी कॉपी में यही देख रहा है, सूट इज पेंडिंग, पेंडिंग है सूट। यहाँ पे सूट और इशू, ये सूट पर लगता है, ये सूट और इशू पे लगता है। और सूट एंड इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम में ये मैंने आपको याद करवाने के मकसद से बोला है। नो कोर्ट शेल ट्राई, नो कोर्ट शेल प्रोसीड विद द ट्रायल, क्योंकि शब्द याद, पॉइंट कंसेप्ट याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो सूट इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, समझना, समझना। सेकंड, बस याद कर लो, रेस जुडिकेटा फॉरेन जजमेंट्स पर भी अप्लाई होता है। एक बार फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया तो अब नया केस नहीं ला सकते। तो रेस सब्जुडिस, एक कल ही समझाया था मैंने कि फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट, फॉरेन कोर्ट में केस चल रहा है तो भी ला सकते हो, तो भी ला सकते हो। तो फॉरेन जजमेंट पे अप्लाई नहीं होता है रेस सब्जुडिस। फॉरेन जजमेंट्स पे, फॉरेन जजमेंट नहीं, फॉरेन कोर्ट में जो केस पेंडिंग है उस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जजमेंट पास हो गया तो फिर रेस सब्जुडाइस रहा ही नहीं ना। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। और क्या हो सकता है? जी, लिखा हुआ है।
सेक्शन डील्स विद रेस जुडिकेटा सेक्शन 10 में ये मत लिख के आना, ये बहुत बड़ी गलती है। इस तरीके से नहीं लिख के आते कभी भी कि सेक्शन 10 इससे ये जस्ट अपन राइट में इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे सेक्शन 11 सेक्शन 10। It applies to decide or adjudicate a matter. It applies in a matter which is pending. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये इट प्रिवेंट्स द, जो रेस जुडिकेटा है कोर्ट को प्रिवेंट कर रहा है। इट प्रिवेंट्स द कोर्ट फ्रॉम टाइम एडजस्ड मैटर, सो इट बार्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। कोई बताएगा कि रेस जुडिकेटा में इंस्टीट्यूशन बार हो जाता है क्या? रेस सब जुडिस में इंस्टीट्यूशन बार होता है क्या? बताइए, नहीं होता ना, मैं नो समझा मैम। चुकी आपको। तो इट प्रिवेंट्स, ये प्रिवेंट करता है दो कोर्ट्स को कॉनकरेंट जुरिडिक्शन साइमल्टेनियसली प्रोसीड करने के लिए, टू ट्राई simultaneously proceed to try two parallel suit in respect of the same matter. It bars the trial but not the institution of the suit. ये institution of suit ही बार कर देता है, ये ट्रायल बार करता है, institution of suit बार नहीं करता। Doctrine of res judicata is not applied to appeal. कोई बताएगा कि अपील पे अप्लाई क्यों नहीं होता होगा? कोई बताएगा कि अपील पे अप्लाई क्यों नहीं होता रेस जुडिकेटा? किसी को थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ कि अपील पे क्यों अप्लाई नहीं हो सकता? यदि एक बार अपील हर्ड और फाइनल अपील डिसाइड हो गई तो क्या फर्दर अपील लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। खुद ही सोचो, नीचे वाले कोर्ट की, मान लीजिए सिविल जज के कोर्ट की अपील डिस्ट्रिक्ट जज में लग गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लग गई, तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील उधर नहीं लगेगी कि हाई कोर्ट में लगेगी कि नहीं लगेगी? लग सकती है मैम। ये कंसेप्ट मैं अगेन बोल रही हूँ, हमको रटना नहीं है, हमको रटना नहीं है। अभी अभी जैसे मैंने बोला कि अपील पे अप्लाई होता है या अपील पे अप्लाई नहीं होता, भाई क्यों नहीं होता पता तो होना चाहिए एग्जाम में। अभी एग्जाम में आप, हो सकता है एग्जाम में आप यहाँ लिख के आ जाओ रेस सब जुडाइस और यहाँ लिख दो रेस जुडिकेटा, तो आप जिंदगी अब यही दिमाग में याद रखते रहोगे आप जिंदगी भर कि यार मैंने कहाँ पढ़ा था कि अपील पे अप्लाई होता है, कहाँ लिख के आए आप? रेस जुडिकेटा में पढ़ा, लिख के आ गए रेस सब जुडाइस में। तो अपील्स पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है, कॉमन सेंस की बात है। अपील की अपील लगा सकते हो, लेकिन कहाँ कहाँ, मतलब क्या रेस सब जुडाइस अप्लाई होगा? ऑफ कोर्स अप्लाई होगा, एक अपील चल रही है, पेंडिंग है, आप दूसरी अपील नहीं लगा सकते हो। रेस जुडिकेटा डील्स ओनली विद द एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी पे डिपेंड है, समझ रहे हो? ये गलत है, एस्टोपल नहीं, यहाँ पे शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक है? ये पब्लिक पॉलिसी पे अलग है। कोई भी, जैसे गरिमा आपने प्रिंट निकाल ली के नोट्स के? नहीं मैम, आज निकलवाऊंगी। आज आप निकलवा लेना और सबसे पहला काम ये करना, पेज नंबर मैं जो जो बताती जाऊं, ठीक है? मैं इनकी क्या हार्ड कॉपी निकलवाऊंगी बाद में, तो जो जो बताती जाऊं ना तो उस पर टिक लगाती जाना कि मैम ने ये बताया था, इनको चेंज करना है। डन? ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोपल है तो एस्ट्रोपल नहीं है, ठीक है? एस्ट्रोपल वर्ड गलत है, मुझे इसको चेंज करना है। अब आ जाइए और कुछ देख लेते हैं। देखो, रेस जुडिकेटा और एस्ट्रोपल में, कोई से पता है एस्ट्रोपल क्या होता है? कोई भी बता दीजिए, हल्का से बता दीजिए एस्ट्रोपल क्या है। एस्ट्रोपल शब्द सुना है? पहले बताओ, शब्द तो सुना है, एस्ट्रोपल क्या होता है? मैम इसको हिंदी में तो विबंधन बोलते हैं, वो पता है मुझे। ये नहीं बोलते एग्जाम में, कभी इंटरव्यू में भी ऐसे मत बोल के आना कि इसका हिंदी मतलब ये होता है, ये बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है आपका। देखो एस्ट्रोपल क्या होता है, जैसे कोई एक और बोल रहा था, क्या होता है एस्ट्रोपल? देखो मैं बताती हूँ, जैसे कोई एक इंसान है, उसने अपने शब्दों के द्वारा, अपने काम के द्वारा किसी अन्य पर्सन को बाइंड कर दिया कुछ काम करने के लिए, ठीक है? और वो पर्सन ने काम कर दिया, अब आप अपने शब्दों से मुकर नहीं सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ये तीन प्रॉपर्टी मेरी है, ए बी और सी, ए बी और सी प्रॉपर्टी मेरी है, जबकि ये सी प्रॉपर्टी मेरे फादर की थी, ठीक है? father की थी, और मैंने इसको बेच दी, मैंने इसको बेच दी, सोहन को बेच दी, ठीक है? तो ये तीन प्रॉपर्टी बेच दी। पहले ये प्रॉपर्टी किसकी थी? फादर की थी। अब ये प्रॉपर्टी, अब ये मान लीजिए कि प्रॉपर्टी फादर ने मुझे दे दी। पारुल बोल रही है सोहन से कि पहले जो सी प्रॉपर्टी मैंने तुझे बेची थी वो तो मेरी थी नहीं, वो तो मेरे फादर की थी, वो प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दे। तो नहीं, आप पर क्या लग जाएगा? एस्ट्रोपल। आपके शब्दों के कारण उस व्यक्ति ने क्या करा है? एक्ट कर लिया, तो इट्स कॉल्ड विबंधन। तो एस्ट्रोपल किसको बार करता है? कोई बताएगा? एस्ट्रो, ये देखो रेस जुडिकेटा किसको बार कर रहा है? दोनों पार्टीज को बार कर रहा है, समझ रहे हो? रेस जुडिकेटा दोनों पार्टीज को बार कर रहा है, और एस्ट्रोपल जिसने बोला ना, जिसने स्टेटमेंट दिया उसको बार कर रहा है। एक बार हैंड रेज करो, समझ में आया क्या?
रेस जुडिकेटा बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज पर अप्लाई होता है, चाहे पारुल हो, चाहे पारुल वर्सेस गरिमा हो, चाहे गरिमा वर्सेस पारुल हो। पारुल और गरिमा आगे केस नहीं ला सकते हैं। बट एस्टोपल, एस्टोपल किस पर अप्लाई होता है? एस्टोपल केवल जो पार्टी बोल रही है उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, ये रेस जुडिकेटा कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन एस्टोपल पार्टीज का एक्ट है। ठीक है, रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 से डील करता है, एस्टोपल सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट से डील करता है। गरिमा एक बार इस पे भी चेंज कर लेना, इसका 115 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका सेक्शन लिखना है हमको। ठीक है, ध्यान रखना जो जो मैं बोल रही हूँ प्लीज चेंज कर देना, बाद में जब ये सीपीसी खत्म होगा तो मैं एक बार आपसे पूछ लूंगी। अब सब पढ़ चुके हैं हम। एग्जीक्यूशन पर रेस जुडिकेट अप्लाई होता है, सेक्शन 7 में हमने पढ़ लिया। ठीक है, और सूट एप्लीकेशन पे होता है, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन पे होता है। ये दो केस भी आपको याद कर लो, याद करने हैं तो, मतलब याद नहीं, हम तो याद नहीं करते, ये याद कर लेते थे, याद नहीं होता था हमें ऊपर वाला। इफ्तियार अहमद वर्सेस अली, अब तो याद हो, अब सब याद हो जाता है, एग्जाम के बाद सब याद होने लग जाता है। लेकिन जब हम एग्जाम में केस लॉस लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, तो हमें याद नहीं हो रहा था। हमने ये याद कर लिया था, मुन्नी बीवी वर्सेस त्रिलोकनाथ की को डिफेंडेंट्स पर भी अप्लाई होता है, और इफ्तियार वर्सेस अली को प्लेंटिफ्स पर भी अप्लाई होता है, रिट पेटिशंस पर भी अप्लाई होता है। कौन से केस में बोला है पारस, कौन से केस में बोला है रिट पेटिशन पे अप्लाई होता है? कोई और बताइए। मैम मैम नवाब स्टेट ऑफ हुसैन। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब वर्सेस हुसैन। नवाब मोहम्मद हुसैन। ठीक है, नहीं आपने ध्यान से नहीं सुना भारत। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन क्या था? रिट पेटिशंस पर भी अप्लाई होता है, बट कहाँ अप्लाई नहीं होता है? हैबियस कॉर्पस पर अप्लाई नहीं होता है। रेस जुडिकेटा कहाँ अप्लाई नहीं होता? अभी सिखाया मैंने। अपील पे अप्लाई नहीं होता, और कहाँ पे, ऐसे ही बता दो कहाँ अप्लाई नहीं होता? डीम्ड डिग्री पे अप्लाई नहीं होता, नहीं होता ना डीम्ड डिग्री पे। अपील पे अप्लाई नहीं होता, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी क्यों कॉम्प्रोमाइज डिग्री पे अप्लाई नहीं होता रेस जुडिकेटा। खुद ही बताओ क्यों नहीं होता होगा कॉम्प्रोमाइज डिग्री पे अप्लाई? मतलब दोनों पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बताइए कि क्यों नहीं होता होगा रेस जुडिकेट अप्लाई कंसेंट डिग्री पे? मैम हर्ड एंड क्योंकि फाइनली हर टाइम डिसाइडेड नहीं फाइनली हुआ ना। डिसाइड नहीं हुआ है। बस समझ गए आप लोग, कोर्ट ने क्या उसको एडजुडिकेट किया क्या उस मैटर को? उस मैटर को कोर्ट ने एडजुडिकेट थोड़ी किया है, इसलिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं है, इसलिए कंसेंट डिग्री पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। फ्रॉडुलेंट डिग्री पर भी इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि हर्ड और फाइनली डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, की क्लास कंटिन्यू करेंगे, मैं आप लोगों को नोट्स सभी को मिल गए होंगे। ट्राई करो कि नोट्स बना, ये केस लॉ देख लेना, ये केस लॉ सिमिलर ही है। डचेस का किंगस्टन अप्लाई पीआईएल पे भी होता है, रिट पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। रेस जुडिकेटा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए एक क्लास देना बनता था पूरी। ठीक है, एमसीक्यू नहीं करोगे तो जीरो। पहले एमसीक्यू की बुक खरीद लाओ, जैसे पास आपके पास नहीं है तो कहीं पढ़ो, जैसे देख लो आपके जहाँ भी बुक्स मिलती है वहां पे है क्या एमसीक्यू की बुक। ठीक है, नहीं तो लिंक में शेयर कर देती हूँ। विदाउट एमसीक्यू दिमाग मत लगाना कि आपको सीपीसी समझ, आपने जैसे पढ़ा सब समझ में आया, जैसे मैंने पूछा समझ में आ रहा है, लेकिन एमसीक्यू लगाओ और निशान लगाते जाओ। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच।